नमस्कार, आपका स्वागत है SOW NEWS24 में। आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन में घटित एक बड़ी घटना के बारे में। घटना पे आने से पूर्व मैं शुरुआत करता हूँ 7 अक्टूबर 2023 की। इजराइल का एक पर्व होलोकास्ट होता है। होलोकास्ट के दिन फिलिस्तीनी जिहादियों ने इसराइल पर हमला कर दिया और इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए और 300 के करीब बंधक बना लिए गए। इस घटना ने शक्तिमान कहे जाने वाले इजराइल को स्तब्ध कर दिया और पूरी दुनिया हैरान हो गई कि आखिर इजराइल को इतनी गहरी चोट पहुंचाने वाला कौन है। इस घटना को अंजाम देने वाले फिलिस्तीनी जिहादियों में याह्या सिनवार का नाम मास्टरमाइंड के रूप में लिया गया। आखिर याह्या सिनवार है कौन? याह्या सिनवार की इतनी चर्चा फिलिस्तीन में क्यों हो रही है? जी, याह्या सिनवार ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जवानी के 23 साल इजरायली जेलों में काटे हैं। सीधा कहा जाए तो ये है कि इन्होंने अपनी पूरी जवानी फिलिस्तीन के लोगों के लिए, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, फिलिस्तीन के बच्चे खुश रह सकें, फिलिस्तीन अपने भाग्य का निर्णय खुद ले सके, इसके लिए इन्होंने अपने जीवन के जो स्वर्णिम पल होते हैं जिसको हम जवानी कहते हैं, इन्होंने अपनी 23 साल जवानी इजराइल की जेलों में काटी है। याह्या सिनवार फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए इजराइल की बर्बरता और विस्तारवादी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए और इन्होंने इजराइल का विरोध चालू कर दिया। याह्या सिनवार 23 साल फिलिस्तीन की जेल में रहते हुए बहुत सी किताबों का अध्ययन किया। इन्होंने फिलिस्तीनी मातृभाषा के साथ साथ इजरायली मातृभाषा जिसको हिब्रू कहते हैं उसको भी सीखी। कई किताबों का अध्ययन किया। फिलिस्तीन के साथ साथ इन्होंने इजराइल के बारे में भी बहुत कुछ जेल में सीखी। जेल में रहते हुए इन्होंने एक किताब भी लिखी जो कि इन्होंने इस किताब को अपने गुरु जो कि हमास के संस्थापक सदस्य हैं अहमद जी उनको इन्होंने भेंट की। इजरायली मानसिकता को समझिए। आज 100 साल पहले जब 60 लाख फिलिस्तीनियों यहूदियों को मार दिया गया तो उस घटना को ये इजरायली होलोकास्ट के रूप जानते हैं और उसका नाम होलोकास्ट ही ये लोग देते हैं। जो इजराइल में घटना 7 अक्टूबर 2023 को घटी, इजरायली उसे भी होलोकास्ट के रूप में ही देखते हैं। ये वही इजराइल है जिसको फिलिस्तीनियों ने 60 से 70 साल पहले पनाह दी थी अपने यहाँ रहने के लिए, क्योंकि इन इजरायलियों को पूरी दुनिया में कोई अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। ये वही फिलिस्तीनी हैं जिन्होंने इन इजरायलियों को न सिर्फ अपने यहाँ शरण दिया बल्कि इज्जत भी दी। साधारण भाषा में हम लोग जानते हैं कि शरण देने वाला कितने बड़े दिल का होता है, और आज की स्थिति ये है कि जो शरण देने वाला देश फिलिस्तीन है आज खुद ही अपने लोगों के शरण के लिए अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। और तो और स्थिति ये है कि खुद इन्हीं इजरायलियों से अपने ही देश में शरण मांग रहा है। इन इजरायली आक्रांताओं ने मूल फिलिस्तीनियों पर इतने जुर्म ढा रहे हैं, इनकी ज़मीनों को कब्जा किए जा रहे हैं, इनकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों को अपने हिसाब से बना रहे हैं और ये फिलिस्तीनी अपने ही देश में गुलामों की तरह रहने के लिए मजबूर हैं। अपने लोगों एवं अपने देश के लिए लड़ने वाले लोगों को हम लोग देशभक्त कहते हैं और देश के लिए मरने वालों को हम लोग शहीद का दर्जा देते हैं। याह्या सिनवार देशभक्त हैं या आतंकवादी हैं, ये मैं आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ।
इजरायली पीएम नेतन्याहू अपने आप को सभ्य समाज का आदमी बताते हैं। इनके सभ्य समाज में तमाम पश्चिम के देश भी शामिल हैं। ये सभ्य समाज के लोग निहत्थे फिलिस्तीनी औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, बूढ़ों को रोज बमों गोलियों से मारते हैं। लाखों फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। रोज इजराइल बमों से बच्चों औरतों को मार रहा है। मुझे तो ऐसे सभ्य समाज और ऐसे सभ्य देशों की मिसाल देते हुए शर्म आती है। ऐसे सभ्य देशों को खुद ही अपने गिरेबान में झांकना। I wouldn't say be surprised, because listen, the Israelis they started in northern Gaza, they made their way down. They've been going through all these tunnels, all this Hamas infrastructure, and rooting the terrorists out. And they've been in southern Gaza for many months now. So I think what happened here is that Sinwar just didn't have any more places to go, all right? Specifically underground. So now what we saw is that he was outside, at least above ground, and this is where the IDF was able to catch him. Again, it looks like it was inadvertently caught him, but I think, Sinwar didn't have any other place to go. Yeah, thanks very much, Sophie. You know, Israel needed this. They needed a victory in Gaza from their point of view, because it was feeling like a quagmire in which their main war aims of destroying Hamas as an entity and releasing their hostages had not been achieved. So in the course of the afternoon, the word started circulating that Sinwar was dead, and they were already prepared to party before the confirmation came. היום שוב הבהרנו מה קורה לאלה שפוגעים בנו. Prime Minister Netanyahu said the war would go on. Today he said we made clear once again what happens to those who harm us. We showed the world the victory of good over evil. But the war is not over yet. It is difficult, and it is costing us dearly. Well, this event is being celebrated here in the United States, where officials are talking about how pleased they are to hear about the elimination of a man they describe as a terrorist who had the blood of Israelis, Palestinians and Americans on his hands. And Joe Biden wasted no time picking up the phone to Prime Minister Netanyahu. He called him from Air Force One to congratulate him on this operation. But also, he said to talk about how this seismic event, as it's being described here, could transform the conflict in the Middle East. There is now probably a much better chance of securing a ceasefire deal that would allow for the return of the hostages who are being held by Hamas, because Yahya Sinwar was a major blockage to that deal. But Joe Biden wants to go much further than that. He wants to talk about how this could now allow for the end of the war in Gaza, an end to the conflict. And that's what he told Prime Minister Netanyahu he wanted to talk about. He's announced that he's going to send his senior diplomat, the Secretary of State, Antony Blinken, to Israel in the next few days to talk about how to move on from the conflict, how to secure Gaza, he said, without Hamas being in charge of it. And as he came off Air Force One, he was asked by somebody if he had any sense of when the war might now end, and he said, hopefully soon. And Jeremy Bowen in Jerusalem, the extraordinary footage that we've seen this evening of the moment that the Israeli forces found him, seemingly by surprise, in a house in Rafah. How much of a turning point is his death being viewed as there? Well, I think people are probably being cautious. If you look at the whole picture, Sophie, Israel's fighting in Gaza. They've scored their biggest victory of the war there so far. They're fighting in Lebanon. There was a reminder today of how hard potentially and increasingly that fight is, with Israel announcing that 5 of its soldiers had been killed in combat operations, and the Israelis are also preparing, it seems pretty certain, to retaliate for the Iranian ballistic missile attack that happened a couple of weeks ago. That hasn't happened, but they're expecting it's going to be happening soon. Now, as for the Palestinians, I think that drone footage of Sinwar fighting until the very end is going to make him, in their eyes, even more of a heroic figure than he was after
he inflicted upon Israel the greatest defeat in the history of the state. And one more thing, and that is the hostages. The hostage families and their supporters have been gathering in Tel Aviv and, of course, relieved and hopeful that this could lead to a breakthrough. But some of them, though, are cautious because a lot of them believe that Prime Minister Netanyahu has been an obstacle to a hostage deal because of his desire, as many Israelis believe, to prolong the war in Gaza for his own political reasons. So while there's, I'd say, some relief and happiness in Israel about what's happening, there is also uncertainty. And for the Palestinians, I think they're clear that this war, as the Israelis have been told to by their prime minister, goes on.